नमस्कार साथियों, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी कक्षा में शीघ्रता से जुड़े। आज की इस कक्षा में हम भाषा विज्ञान के विषय के अंतर्गत उसके वर्गीकरण को जानेंगे। भाषा को किन किन वर्गों में बांटा गया है, क्या क्या वर्ग हैं और किस प्रकार से हम भाषा के अध्ययन को हम कर सकते हैं। मूलतः हम अगर देखें तो संसार में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसकी संख्या निश्चित नहीं है, ज्ञात भी नहीं, अज्ञात। किंतु हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कितनी भाषाएं होंगी। तो 3000 के लगभग भाषाएं हैं। वस्तुतः भाषाओं की निश्चित संख्या बताना असंभव, क्योंकि यह वही बता सकता है जो सारी भाषाओं को जानता हो और एक भाषा से दूसरी भाषा के अंतर से परिचित हो जाए। वर्गीकरण से किसी वस्तु के अध्ययन में सहायता मिलती है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण कई आधार से हो सकते हैं और उन वर्गीकरणों में हम अगर देखें मूलतः कि एक भाषाविद ने इन्हें ठीक ठीक 90 तुल्य शब्दों में 2796 बताने का कष्ट साध्य कार्य किया, और किंतु निष्कर्ष कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद ही कोई 10-20 भाषाओं को जानता हो और ऐसी स्थिति में 2796 भाषाओं का ज्ञान रखना, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतरों के भाषाओं का आधार पर एक दूसरे से पृथक करना, इतना ही नहीं 3000 के स्थान पर 2796 बताकर केवल 204 भाषाओं का अंतर स्वीकार करना किसी के बस का कार्य नहीं हो सकता। भाषा के वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के लिए भाषा को विशेष रूप से हमें अर्थ, ध्वनि का परिज्ञान अपेक्षित होता है, अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। अपितु उनका मूल देश, इतिहास आदि का ज्ञान भी आवश्यक है। और अध्ययन की सुविधा के लिए विश्व की भाषाओं का आकृति प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण भी आवश्यक होगा, और इसीलिए विश्व की भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया, क्योंकि वर्गीकरण से किसी वस्तु के अध्ययन के में सौंदर्य आता है और यही वर्गीकरण की व्यवहारिक उपयोगिता है। हम अगर देखें तो देश के आधार पर वर्गीकरण, धर्म के आधार पर वर्गीकरण, आकृति के आधार पर वर्गीकरण, इतिहास के आधार पर वर्गीकरण, ये वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जिनमें हम देखें तो ये वर्गीकरण संभव है कि हम इनके आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। देश के आधार के वर्गीकरण की हम जहां तक चर्चा करें आप लोगों से, तो भाषा विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन के समय को आधार बनाकर भाषाओं का वर्गीकरण की वृत्ति चली थी, और इसके आधार पर भारत की भाषाएं, कहना चाहिए भारत की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के वर्गीकरण एशिया की भाषाएं, अमेरिका की भाषाएं, इस प्रकार की वर्गीकरण किए गए। किंतु देश के आधार पर भाषा वर्गीकरण को तर्कसंगत व उचित नहीं माना गया, क्योंकि देश परिवर्तन के कारण देशांतरों को जाने वाले व्यक्ति अपने साथ साथ अपनी भाषाएं भी साथ में ले जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक ही प्रांत में अनेक भाषा भाषी व्यक्ति होते थे। उदाहरण के लिए भारत में ही बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और भारत की संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाओं से भिन्न है। किंतु संस्कृत, बंगला, मराठी का दूरदेशी जर्मन और अंग्रेजी से निकट संबंध है। संस्कृत भाषा जो है ये बंगला, मराठी और दूरदेशीय जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं से इसका निकट संबंध, तादाद में संबंध बैठता है।
और देशों के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण उचित नहीं होता है, तो ये वर्गीकरण उतना श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। हम धर्म के आधार पर वर्गीकरण करें भाषाओं का, तो हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में धर्म की महत्वता स्वयं सिद्ध है। अतः जातियों का वर्गीकरण धर्म के आधार पर और भाषाओं का वर्गीकरण धर्म के आधार पर हिंदू भाषाएं, मुस्लिम भाषाएं, आर्य भाषाएं आदि किया गया। किंतु धर्म के आधार पर वर्गीकरण असंगत सा लगता है, क्योंकि जब एक देश के व्यक्ति एक भाषा नहीं बोल सकते, तो फिर संपूर्ण संसार के व्यक्ति एक भाषा कैसे बोल सकते हैं? तो ये वर्गीकरण भी उतना न्याय संगत, तर्क संगत सा नहीं दिखाई देता। बात हम करें आकृति के आधार पर, तो भाषाओं का वर्गीकरण रूप तथा आकृति के आधार पर भी किया गया है, प्रयास किया भाषाविदों ने। और इसी वर्गीकरण को आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। भाषाओं के विकास क्रम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में वर्गीकरण सहायक है। इतिहास के आधार पर हम वर्गीकरण करें, तो विश्व की भाषाओं के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, और यह वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक सिद्ध हुआ। जिस प्रकार मनुष्य की अपनी वंश परंपरा के अनुसार कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर उनके नाटक, उनके आदर्श, मान्यताएं, धर्म आदि बनते बिगड़ते हैं। उसी प्रकार भाषाओं की कहानी भी परिवारों के आधार पर भी सहज ही स्पष्ट की जा सकती है। हम अगर देखें तो मूलभूत आकृति मूलक वर्गीकरण, या हम देखें और ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इसमें योगात्मक, अयोगात्मक भाषाओं को हम देखते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण का संबंध अर्थ से नहीं होता, उसका संबंध शब्द की केवल बाह्य आकृति या रूप, रचना प्रणाली से होता है। इसलिए इस वर्गीकरण में उन भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिनके पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक होता है। पद या वाक्य की रचना को ध्यान में रखकर इस वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं। आकृति के जो भेद है, मुख्य रूप से हम समझें आकृति मूलक और परिवार मूलक, ये दो वर्गीकरण है। तो इन दो वर्गीकरणों को हम समझेंगे क्रम से। आज हम आकृति मूलक वर्गीकरण की आपसे चर्चा करेंगे कि आकृति मूलक जो वर्गीकरण है, तो यह रूपात्मक, पदात्मक, वाक्य मूलक आदि नामों से जाना जाता है। और आकृति अर्थात शब्दों या पदों की रचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। तो किसी भी शब्द के निर्माण में अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व की मुख्य भूमिका होती है। इसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व को निकाला जाता है। इसको हम जैसे देखें भाषा विज्ञान में मूल शब्द को अर्थ तत्व और तथा विभक्ति चिन्ह तथा प्रत्यय को रूप तत्व कहा जाता है। तो जो मूल तत्व है, मूल शब्द है, वह अर्थ है, और जो चिन्ह आदि हैं, चिन्ह में जैसे कि हम सुप, तिंग आदि प्रत्यय होते हैं, तिप प्रत्यय है, वो रूप कहा गया है। और रूप तत्व के द्वारा ही एक पद का संबंध वाक्य के दूसरे पद से होता है। अतः रूप तत्व का दूसरा नाम संबंध तत्व भी है। तो इस प्रकार प्रायः हम इन तीनों के योग से शब्द की निष्पत्ति करते हैं। जैसे एक शब्द रामः पठति, क्या है शब्द है? रामः पठति। जो रामः पठति शब्द है, ये रामः पठति शब्द में हम अगर देखें तो इसमें क्या है? राम और पठ, ये अर्थ तत्व है। राम शब्द था, धातु कौन सी थी? पठ। अब इसमें सह और ती जो शब्द है, ये लग गया विभक्ति, रामः सुप तिंग, ये प्रत्यय लग गए, और यही संबंध तत्व उसका रूप तत्व है। और जिन भाषाओं में रूप तत्व की समानता मिलती है,
उन्हें आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। और इस वर्गीकरण में वाक्य का विशेष महत्व होता है और वाक्य मूलक वर्गीकरण भी हम इसे कहते हैं, इसीलिए इसे वाक्य मूलक वर्गीकरण भी कहा जाता है कि वाक्य के आधार पर वर्गीकरण होता है। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के क्रम में सर्वप्रथम श्लेगल का नाम लिया जाता है। श्लेगल ने ही आकृति मूलक वर्गीकरण का प्रयास किया और इन्होंने ही आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली भाषाओं के आधार पर 2 वर्गों में इसे बांटा और ये 2 वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। अब इसके अलावा भी वाप ने 3 वर्ग और पॉट ने 4 वर्ग। एक वाप नाम के विद्वान हुए हैं, वाप और पॉट, इनने 4 वर्गों में बांटा, किंतु 2 वर्ग ही अधिकांश समय प्रचलित मिलते हैं। किंतु कुछ भाषा शास्त्रियों जैसे कि बाबूराम जी सक्सेना, भोलानाथ जी तिवारी, मनमोहन गौतम और तारापुर वाला आदि ने 2 भागों में विभक्त कर उनके पृथक पृथक खंड किए हैं। तो हम देखते हैं इसके 2 खंड हैं मुख्य रूप से, एक होता है अयोगात्मक और दूसरा होता है योगात्मक। अयोगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज नहीं होती और ना शब्दों में कोई परिवर्तन होता है। प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी वह सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए इस वर्ग की भाषा में शब्दों का व्याकरणिक विभाजन नहीं होता, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि कोटियां नहीं होती। अब आप देखिएगा इसमें क्या बताया, अयोगात्मक, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी का योग इन्होंने नहीं चाहिए, ना प्रकृति का योग चाहिए, ना प्रत्यय का योग चाहिए और ना ही उन्हें संज्ञा से तात्पर्य है, ना सर्वनाम से तात्पर्य है, ना विशेषण से, ना क्रिया विशेषण से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अयोगात्मक भाषा है ये। अब इस अयोगात्मक भाषा में हम देखें कि इन भाषाओं में अर्थ तत्व संबंध तत्व में कोई योग नहीं होता, ना अर्थ तत्व में संबंध होता है ना संबंध तत्व, या तो संबंध तत्व की आवश्यकता ही नहीं रहती, केवल स्थानुक्रम से संबंध का पता चल जाता है, या संबंध तत्व रहता भी है तो अर्थ तत्व से मिलता नहीं है। इस प्रकार इस वर्ग की भाषाओं को स्थान प्रधान, एकाक्षर, व्यास प्रधान, निपात प्रधान, प्रयोगात्मक, धातु प्रधान, निरवयव और निर्योगी आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। ये अयोगात्मक भाषा है। अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतंत्र रीति से अलग अलग प्रयुक्त होता है, उनमें प्रकृति प्रत्यय का योग नहीं होता है। स्वर भेद से समानाकार अनेकार्थक शब्दों के विभिन्न स्थलों पर अर्थ निर्णय करने में सहायता मिलती है और इन अयोगात्मक भाषाओं में केवल स्वतंत्र रूप ही मिलते हैं। इन भाषाओं की शब्द रचना अत्यधिक सरल होती है, ये विशेषताएं बता रहा हूं आपके लिए। और व्यास प्रधान जो अयोगात्मक भाषाओं में शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से भेद नहीं रहते हैं, ना ही कारक रचना, ना काल रचना नहीं होती। वाक्य में किस शब्द का क्या अर्थ है, यह निर्णय उस शब्द का क्रम, उसके साथ प्रयुक्त निपात शब्द और शब्द में प्रयुक्त सुर, लहजा आदि के द्वारा होता है। अयोगात्मक भाषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चीनी भाषा है। अयोगात्मक भाषा का जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई है तो वह कौन सी है, चीनी भाषा। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अयोगात्मक भाषा कौन सी है, कोई बताएगा इतने लोगों में से? चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा, चीनी भाषा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, वाक्य में एक ही शब्द स्थान और प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण या क्रिया आदि हो सकता है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में स्थान भेद से तालेन का अर्थ है बड़ा आदमी। क्या अर्थ है तालेन का अर्थ?
बड़ा आदमी। क्या अर्थ है? बड़ा आदमी। तालेन शब्द है, तालेन शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा आदमी। और लेनता का अर्थ आदमी बड़ा है। अब देखिएगा आप, तालेन का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? बड़ा आदमी। और दूसरा बताया हमने आपके लिए लेनता। ये लेनता का अर्थ जो है आदमी बड़ा। देखो आप, इसमें हमारे पास में कौन सा शब्द है दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, लेनता। नहीं, ऊपर वाला शब्द देखो पहले कौन सा है? तालेन। तो तालेन शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा आदमी। अब इसको विपरीत देखो, लेनता। लेनता का अर्थ क्या है? आदमी बड़ा है। आदमी बड़ा है। तो ये जो अर्थ है इसके हिसाब से जाना जाता है, जो कि शब्द में सामने है, इसलिए इसे क्या कह दिया गया? तालेन और लेनता। इसी प्रकार अन्य और अर्थ हैं। इस प्रकार इस वर्ग की भाषाओं के प्रत्येक शब्द स्वयं ही अर्थ तत्व और संबंध तत्व को व्यक्त करने की शक्ति रखते हैं। तो वाक्य में शब्दों का स्थान बदलने से, शब्द का स्थान बदला कि नहीं बदला? देखो, तालेन और ये लेन ता पीछे आ गया, ये क्या हो गया? ये शब्द स्थान बदलने से उनका अर्थ भी बदलता है। चीनी भाषा के इस वर्ग में सूडानी, मलय, अनामी, तिब्बती, बर्मी, सियामी आदि भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? सूडानी, मलय, अनामी, तिब्बती, बर्मी और श्यामी, ये भाषाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। कौन सी भाषा के अंतर्गत? अयोगात्मक। और जो अपने स्वतंत्र अर्थों को कहने के साथ साथ सहायक अर्थों को भी कहती हैं, और इसका सहायक अर्थ संबंध तत्व जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं आपसे योगात्मक भाषाओं की। तो संसार की अधिकांश भाषाएं योगात्मक है, और अयोगात्मक भाषाओं के विपरीत योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्दों की रचना होती है। अयोग में क्या था? ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी। अब योग, योग शब्द है जोड़ करके चलने वाली, जुड़ करके चलने वाली, मिल करके, जुल करके, मिली जुली। उदाहरण के लिए हम इस चीज को समझें कि रामः हस्तेन पुस्तकम ददाति। क्या है? रामः हस्तेन पुस्तकम ददाति। तो अर्थ तत्व संबंध तत्वों का इसमें योग है। राम हस्तेन पुस्तकम, राम हाथ से पुस्तक देता है। किससे पुस्तक देता है? राम। देखिए हम आपको बताएं इसमें, राम हस्तेन पुस्तकम ददाति। देखो, राम हस्तेन पुस्तकम ददाति। तो यहां पर आप देखो, राम हस्तेन हाथ से, तृतीय विभक्ति, पुस्तकम ददाति। तो राम हाथ से पुस्तक देता है, जिसमें क्या क्या है? अर्थ तत्व है, संबंध तत्व है, दोनों इसमें है। तो अब हम इसको देखो, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अश्लिष्ट योगात्मक और एक श्लिष्ट योगात्मक। इसमें ये जो भाषा है ये अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट समझते हैं आप लोग? अश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। देखो ये शब्द है अश्लिष्ट और श्लिष्ट, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है भैया? स्पष्ट दिख रहा है कि कोई धुंधला तो नहीं दिख रहा?
नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक। अब देखिएगा, जो अश्लिष्ट योगात्मक है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व के साथ रचना तत्व का प्रयोग होता है। इस वर्ग की भाषा तुर्की है। क्या है? अर्थ के साथ में रचना तत्व का प्रयोग होता है। श्लिष्ट योगात्मक में वर्ग में वे भाषाएं आती हैं जिनमें रचनात्मकता के योग से अर्थ तत्व वाले अंश में कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिएगा, प्रश्लिष्ट भाषा की हम बात करें, आप इसमें प्रश्लिष्ट भाषा जो है एक अश्लिष्ट, श्लिष्ट और एक आ जाएगी प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट देखो ये अंतिम भाषा। तो हम यहाँ प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा जो है, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा वह है जिसमें अर्थ तत्व रचना तत्व का ऐसा मिश्रण हो जाता है कि उनका पृथक्करण संभव नहीं होता, और इस वर्ग की भाषाओं में अनेक अर्थ तत्वों का थोड़ा अंश काटकर एक शब्द बन जाता है। जैसे जिग में सती। अब हम इसको देखते हैं प्रश्लिष्ट भाषा। प्रश्लिष्ट भाषा इस समास प्रधान या बहुविकसित नाम से जानी जाती है। समास प्रधान होती है और बहुविकसित, बहुसंहित के नाम से भी ये जानी जाती है। और इन भाषाओं में प्रकृति तत्व और प्रत्यय तत्व इस प्रकार बने रहते हैं कि इनको अलग अलग रूप से कल्पना करना तक बहुत कठिन हो जाता है। और इनमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया इत्यादि समस्त पदों का एक योग बन जाता है, एक दीर्घ वाक्य बन जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत में ऋतु से आर्ता और शिशु से शैशव। देखो, एक ऋतु शब्द था, ऋतु से आर्ता और शिशु से शैशव। देखो, ऋतु से शब्द क्या बना दिया, इसमें इस वर्ग के अंतर्गत ऋतु से क्या बन गया, आर्तव, और शिशु का क्या बन गया, शैशव। ये जुड़ी हुई भाषाएं हैं। आर्तव, ऋतु भी जुड़ा हुआ है और प्रश्लिष्ट भी हो गई, शिशु भी जुड़ा हुआ है, शैशव हो गया। इस वर्ग के अंतर्गत अमेरिका की भाषाएं, मैक्सिको की भाषाएं, वास्क परिवार की भाषाएं तथा ग्रीनलैंड की भाषाएं। संस्कृत भाषा यद्यपि प्रधानतः श्लिष्ट योगात्मक है, ये ध्यान रखना। संस्कृत भाषा कौन सी है, श्लिष्ट योगात्मक। तो ये श्लिष्ट योगात्मक है संस्कृत भाषा, और किंतु उसमें प्रश्लिष्ट योगात्मक के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। अब हम इसमें समझें कि इसमें पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक श्लिष्ट योगात्मक, इसके दो भेद किए गए हैं प्रश्लिष्ट भाषा के। एक पूर्ण प्रश्लिष्ट होगी और एक आंशिक प्रश्लिष्ट होगी। इस वर्ग के संबंध तत्व में, इस वर्ग में संबंध तत्व तथा अर्ध तत्व का योग इतना अधिक पूर्ण रहता है कि पूरा वाक्य लगभग एक ही शब्द बन जाता है, तथा वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते बल्कि उनके आधे अंश छूट जाते हैं, तथा शेष अर्थों से संयोग से बना लंबा सा शब्द ही वाक्य बन जाता है। तो ये इसमें पूर्ण श्लिष्ट। आंशिक श्लिष्ट में क्या होता है, इस बार में पूर्ण प्रश्लिष्ट की भांति कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सबका समास न होकर मुख्य रूप से सर्वनाम तथा क्रिया का ही समास होता है। कोई भी भाषा विशुद्ध रूप से आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक नहीं है। अब अश्लिष्ट योगात्मक की हम बात करें तो अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं का संबंध अर्थ तत्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उनके योग से तिल तंडुलवत होता है, अर्थात अर्थ तत्व और संबंध तत्व का पारस्परिक योग हो, किंतु स्थिति स्पष्टता परिलक्षित होती है, अर्थात मिले हुए होने के बाद भी दोनों स्पष्ट होते हैं। इन्हें अलग अलग किया अश्लिष्ट, जिन्हें एक तो हो लेकिन उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। तो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा में व्याकरण संबंध पुरः प्रत्यय है, अंतः प्रत्यय, पर प्रत्यय के संयोग से सूचित किया जाता है। किंतु
कुछ सर्व प्रत्यय और कुछ ईसत प्रत्यय का प्रयोग भी इसमें होता है। और अतः इस अश्लिष्ट योगात्मक भाषा को प्रत्यय प्रधान भाषा भी कहते हैं। अब पूर्व योगात्मक या तो पुरः प्रत्यय प्रधान भाषा की बात करें, पुरः प्रत्यय, इस पुरः प्रत्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके आगे प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन भाषाओं के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होकर शब्दों की रूप रचना के संबंध तत्व प्रारंभ आता है। इस वर्ग के अंतर्गत बांटू परिवार की जुलू और काफिरी भाषाएं। काफिरी भाषा में कु उपसर्ग का अर्थ होता है को, और काफिरी भाषा के अंतर्गत सर्वनाम है जे अर्थात वह, और ती अर्थात हम, नी अर्थात वे। और इन सर्वनामों के में कुछ उपसर्ग जुड़ने से उनका स्वरूप हो जाता है। जैसे देखिए, हम आपको एक शब्द बताए, कु धन जे बराबर कुजे, जिसका अर्थ होता है उसको। देखो, और देखो ये शब्द कौन सा शब्द है? कु। तो कु प्रत्यय जो हमने बताया आपके लिए यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है को, ठीक है, और जे का अर्थ होता है वह। अब यहाँ कु और जे में वह जो कौन, तो उसका हो जाएगा उसको। क्या बन जाएगा? उसको। कु का अर्थ क्या बताया? कु और जे। कु का अर्थ है, क्या है अर्थ? कु का अर्थ को। कु का अर्थ क्या है यहाँ पर? को। और जे है अर्थ उसका, जे मतलब वह, तो उससे हो जाता है उसको। कु या यहाँ की यथावत रहेगा पूजे। ऐसे कूती, कु का अर्थ है को, और ती का अर्थ बताया था हमने आपको हम, तो हम को। क्या बन जाएगा? हम को। ऐसे कूनी, तो कूनी का अर्थ क्या है? कु का अर्थ है को, और नी का अर्थ बताया था हमने आपके लिए पे, तो उनको। तो ये उनको शब्द इससे बन जाएगा। अब हम देखते हैं मध्य योगात्मक या मध्य प्रत्यय प्रधान भाषा, जिसके जिसके बीच में प्रत्यय लगते हैं। प्रायः इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों के होते हैं, जिनके मध्य में प्रत्यय जोड़कर मध्य योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व की योजना की जाती है। भारत के मुंडा परिवार की संथाली भाषा तथा मलय परिवार की टकलॉक भी मध्य योगात्मक वर्ग के अंतर्गत आती है। संथाली भाषा का एक उदाहरण है मंझी, अर्थात एक मुखिया। अब मंझी का बहुवचन बनाना है, तो मंझी के मध्य में बहुवचन सूचक पा योग हो जाएगा। तो इस प्रकार ममपझी, जो मंझी शब्द था, तो उसमें क्या कर देंगे? मंझी शब्द है, देखिए मंझी, ये एक वचन है जिसका अर्थ है मुखिया। तो इसमें क्या कर देंगे? मम, तो बन जाएगा क्या इसका अर्थ? मम पझी। देखो ये है, ये जो शब्द है संथाली भाषा है। कौन सी भाषा है? संथाली भाषा। तो संथाली भाषा में मंझी का अर्थ होता है एक मुखिया, और बहुत सारे मुखिया अगर बोलना है तो ममपझी, ठीक है। अब अंत योगात्मक भाषा की बात करें, तो अंत योगात्मक भाषा में हम देखते हैं कि इस वर्ग की भाषा में जो मुख्य रूप से हम अगर देखें इसको, तो इस वर्ग की भाषाओं में संबंध तत्व तो अंत में जोड़ा जाता है। जैसे यूराल, अल्टाई, द्रविड़ परिवार की भाषा इसी वर्ग में आती है। तुर्की भाषा का इस वर्ग की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। कन्नड़ भाषा का उदाहरण द्रष्टव्य है। सेवक से सेव करू, क्या बनता है? सेवक से सेव करू हो जाता है। और ये सेवक शब्द जो था, सेव शब्द से क्या बन जाता है? सेव करू, इसको बोलते हैं कर्ता। सेवक रन्नु कर्म, सेवक रिंदु करण, सेवक ऋगे संप्रदान, ये आदि रूप बनते हैं। अब आंशिक योगात्मक भाषा की हम अगर बात करें,
तो ये जो आंशिक योगात्मक भाषा है, थोड़ा विषय कठिन है जरूर है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। विषय थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को अभी, क्योंकि नया विषय है आप लोगों के लिए, शायद इसलिए आप लोगों को ये ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो इसमें भाषा दी जा रही है, बताई जा रही है, तो इसमें हम अगर देखें तो अब आंशिक योगात्मक या पूर्व प्रत्यय प्रधान भाषा बात करें तो इस प्रकार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं के अर्थ तत्व के पूर्व और बाद दोनों ओर प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और इस वर्ग में प्रशांत महासागर की पपू आई परिवार की भाषाएं हैं तथा न्यू गिनी द्वीप की मफोर भाषाएं आती हैं। अब श्लिष्ट योगात्मक जो मुख्य भेद है उसकी बात करें तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा में हम अगर देखें तो इसमें संबंध तत्व को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, परंतु संबंध तत्व की झलक अलग से प्रदर्शित होने लगती है। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के वाक्यों में विभक्ति की प्रधानता होती है, जिनमें वाक आदि का संबंध विभक्ति के द्वारा प्रकट होता है। विभक्ति प्रधान वाक्य में प्रत्यय प्रधान का ज्ञान कराते हैं, इसलिए इस वर्ग की भाषा को विभक्ति प्रधान भाषा भी कहते हैं। और श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व को अर्थ तत्व में इस प्रकार से संश्लिष्ट कर दिया जाता है। संश्लिष्ट का अर्थ जोड़ना, कि अर्थ तत्व के अंश में विकृति आ जाती है और अर्थ तत्व अपना अस्तित्व खो देता है। और उदाहरण के लिए किसी संबंध की झलक इस पर परिलक्षित होती रहती है। उदाहरणतः संस्कृत में वैदिक, ऐतिहासिक, नैतिक, भौगोलिक आदि के अंत में इक लगा है। जो इक लगा है, साथ ही आरंभ में वेद में वई, नीति में नई, इतिहास में आई, भूगोल में भौ विकार आ गया। तो जो वैदिक था, ऐतिहासिक शब्द था, नैतिक शब्द था, भौगोलिक शब्द था, इनमें आगे भी जोड़ा जाएगा और पीछे भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अर्धतत्व वाले भाग में विकार पैदा होता है और इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, इसमें प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं ये अर्धतत्व में, और वह विलीन हो जाता है, उसमें विलीन होता है। लेकिन जैसे वैदिक, तो वैदिक में वही और नीति, नीति में नई, इतिहास में आई, इतिहास में आई, भूगोल में भौ विकार आ गया। इस पर की भाषाओं में संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उन्नत है। और श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संस्कृत भाषा, ग्रीक, लैटिन और अरबी, ये भाषाएं मुख्य है। ग्रीक है, लैटिन है, अरबी है, ये मुख्य भाषाएं हैं इसकी श्लिष्ट योगात्मक। कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं और एक बहिर्मुखी। ठीक है ना? तो अंतर्मुखी में क्या होता है, इसमें प्रत्यय या विभक्ति या संबंध प्रकृति के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, और इन भाषाओं में प्रकृति प्रायः व्यंजन तथा प्रत्यय प्रायः स्वर होते हैं। इनमें सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाएं आती हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे कि सेमेटिक परिवार क्या होता है और हेमेटिक परिवार क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है? तो इसमें अंतर्मुखी भाषाओं में हम देखते हैं कि एक उदाहरण अरबी भाषा का हम आपको देते हैं, कातिब। कातिब शब्द जो है, तो कातिब का अर्थ होता है लिखने वाला। कातिब का अर्थ है कातिब, इसका अर्थ होता है लिखने वाला। अब किताब, जो लिखा गया, तो ये अरबी है किताब शब्द।
ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कातिब, कातिब का अर्थ लिखने वाला। कातिब का क्या हुआ, अर्थ परिवर्तन हुआ, तो का में ई लग गया, तो की ताब, जो लिखा गया वो किताब हो गया। और इन उदाहरणों के संबंध में तत्व इस प्रकार मूल धातु से संबद्ध है कि अलग नहीं देखा जा सकता, कातिब और किताब। अब अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा को दो अवान्तर भेद किए गए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो संयोगात्मक भाषाओं का उदाहरण अरबी है तथा वियोगात्मक भाषाओं का उदाहरण हिब्रू, हिब्रू भाषा है, अरबी और हिब्रू। ठीक है। बहिर्मुखी श्लिष्ट जो है, इस भाषा के अंतर्गत जो जोड़े गए भाग प्रधानतः मूल भाग के बाद आते हैं। और उदाहरणतः संस्कृत में गच्छन्ति में गच्छ धन अंति आ जाते हैं। ये कौन से हैं, बहिर्मुखी श्लिष्ट। देखो गच्छ धातु होती है, गच्छ, धन आ, धन आधा ना होती। देखो ये क्या होते हैं, गच्छन्ति में, इस वर्ग की भाषाओं में संस्कृत में गच्छन्ति में गच्छ धन आ धन अंति आ जाते हैं। बहिर्मुखी भाषाओं में भारतीय परिवारों की भाषाएं आती हैं। संयोगात्मक और वियोगात्मक दो भाग इसके भी किए गए हैं। तो संयोगात्मक में हम देखते हैं, इसमें भारोपी परिवार की पुरानी भाषाएं हैं जिनमें परसर्ग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। इस वर्ग में ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक है, लैटिन है, संस्कृत है और अवेस्ता। वियोगात्मक श्लिष्ट में क्या आएंगी, वियोगात्मक बहिर्मुखी श्लिष्ट के अंतर्गत भारोपी परिवार की अधिकांश भाषाएं कालांतर में वियोगात्मक हो गईं। तो इसमें जो विभक्तियां खिसकर लुप्त हो गईं, विभक्तियां टूटती चली गईं। और ये वियोगात्मक जो श्लिष्ट भाषा है, वियोगात्मक बहिर्मुखी वियोगात्मक श्लिष्ट, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगला आदि भाषाएं भी वियोगात्मक श्लिष्ट है। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि जो संस्कृत की विभक्ति थी, प्रत्यय थे, ये विभक्तियां मुख्य रूप से टूटती चली गई, लुप्त होती गई, जिससे अंग्रेजी का निर्माण हुआ, हिंदी बन गई, हिंदी में विभक्तियां नहीं होती, हिंदियों में चिन्ह कर दिए, विभक्ति लुप्त हो गई और उसमें चिन्ह कर दिए। जैसे देखिए, जैसे इसमें लिखा रामस्य पुत्रः लवः, ये लिखा हमने रामस्य पुत्रः लवः। तो राम का पुत्र कौन है, लव और कुछ थे कि नहीं थे। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें हिंदी में बन गया राम के पुत्र लव, ये अर्थ आ जाएगा, राम के पुत्र लव। तो इसमें चिन्ह बन गया, विभक्ति का क्या बन गया, ये जो के शब्द है ये षष्ठी का है, तो ये लुप्त हो गया यहाँ, इससे स्या शब्द लुप्त हो गया संस्कृत का, इससे के बन गया। तो रामस्य पुत्रः लवः, तो ये बन गया इसमें। और इसके अलावा हम आगे और जानेंगे कि परिवार मूलक वर्गीकरण क्या है, इसमें अमेरिका परिवार क्या होता है, अफ्रीका परिवार क्या है, सूडान परिवार क्या है, बांटू, अफ्रीका, हेमेटिक, सेमेटिक, प्रशांत महासागर, मलयन परिवार, ये सब परिवार मूलक वर्गीकरण भी हम आप लोगों को समझाएंगे कि परिवार मूलक वर्गीकरण किस प्रकार का होता है, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो आप लोगों ने भाषा विज्ञान को समझा, जाना और अपनी कक्षा में काफी कुछ अर्जित किया होगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है ना, आगे भी हम और अगली कक्षा में हम आपको अन्य विषयों से अवगत कराएंगे। नमस्कार।